नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। 29 सितंबर 1957 को किस्तिम चेल्याबिंस्क ओब्लास्ट रूस के पास एक प्लूटोनियम प्रसंस्करण संयंत्र से दबे हुए परमाणु कचरे का विस्फोट हुआ। 1999 तक सोवियत सरकार ने यह मानने से इनकार कर दिया कि घटना हुई थी। भले ही लगभग 9,000 वर्ग मील भूमि दूषित हो गई, 10,000 से अधिक लोग को निकाला गया और संभवतः रेडियोधर्मी के प्रभाव से सैकड़ों लोग मर गए। विवरण ज्ञात होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस्तिम आपदा को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु और रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल पर स्तर 6 दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया। केवल चेरनोबिल और फुकुशिमा के बाद की परमाणु आपदाओं को गंभीरता के 7वें और उच्चतम स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। किस्तिम औद्योगिक परिसर के परमाणु रिएक्टर और प्लूटोनियम प्रसंस्करण संयंत्र 1940 के दशक के अंत में परमाणु हथियार विकसित करने के सोवियत कार्यक्रम के दौरान बनाए गए थे। गुप्त परमाणु सुविधा को मयाक कहा जाता था, लेकिन अधिक व्यापक रूप से कोड नाम चेल्याबिंस्क 40 से जाना जाता था, क्योंकि संयंत्र और उसके कर्मचारियों को मेल को चेल्याबिंस्क में पोस्ट ऑफिस बॉक्स 40 को संबोधित करना पड़ता था, जो 55 मील दूर एक बड़ा शहर था। किस्तिम से परमाणु स्थल को बाद में चेल्याबिंस्क 65 और बाद में उत्सर्ग के नाम से जाना गया। यह सुविधा मध्य पुराल पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित थी। आसपास की झीलें रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करती थी और परमाणु कचरे के भंडार के रूप में भी काम करती थी। सोवियत परमाणु कार्यक्रम की गति इतनी तेज थी और इसकी तकनीक इतनी नई थी कि परिस्थितियां श्रमिकों और पड़ोसियों दोनों के लिए असुरक्षित थी। अंततः यह पता चला कि किस्तिम आपदा एक दफन टैंक में खराब शीतलन प्रणाली की मरम्मत में विफलता का परिणाम थी, जहां तरल रिएक्टर अपशिष्ट संग्रहित किया गया था 1 वर्ष से अधिक समय तक। टैंक की सामग्री रेडियोधर्मी क्षय से लगातार गर्म होती गई। 29 सितंबर 1957 तक लगभग 660 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक पहुंच गई, जब टैंक कम से कम 70 टन टीएनटी के बराबर बल के साथ फट गया। गैर परमाणु विस्फोट ने टैंक के 1 मीटर मोटे कंक्रीट के ढक्कन को उड़ा दिया और हवा में बड़ी मात्रा में लंबे समय तक रहने वाले सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 सहित रेडियोधर्मी फॉलआउट का ढेर भेज दिया। बाद में चेरनोबिल में छोड़ी गई रेडियोधर्मिता का लगभग 2/5 हिस्सा किस्तिम में छोड़ा गया था। यह गुबार सैकड़ों मील की दूरी तक, आमतौर पर उत्तर पूर्व में उस क्षेत्र से होकर बह गया जहां सैकड़ों हजारों की आज़ादी थी, लेकिन अधिकारी निकासी का आदेश देने में धीमे थे। आगामी महीनों में क्षेत्रीय अस्पताल विकिरण बीमारी के पीड़ितों से भर गए। रूस में परमाणु दुर्घटना की बिखरी हुई रिपोर्टें 1958 की शुरुआत में पश्चिम प्रेस में छपी, लेकिन किस्तिम आपदा के बारे में 1976 तक व्यापक रूप से जानकारी नहीं थी। जब निर्वासित सोवियत जीवविज्ञानी जोरिस ए मेदवेदेव ने ब्रिटिश पत्रिका न्यू साइंटिस्ट में इस घटना पर रिपोर्ट दी, लेव टूमरमैन, एक प्रवासी वैज्ञानिक, ने मेदवेदेव की कहानी की पुष्टि अपने स्वयं के विवरण से की है कि उन्होंने सेवर्ड ब्लॉक्स और चेल्याबिंस्क के बीच एक मृत क्षेत्र के माध्यम से गाड़ी चलाई थी, जहां कोई घर
या खेत नहीं थे, और जहां सड़क के संकेत ड्राइवरों को रुकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए चेतावनी देती थी। अधिकतम गति। फिर भी कुछ पश्चिमी अधिकारियों को संदेह था कि भंडारण दुर्घटना के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और अन्यों ने एक वैकल्पिक सिद्धांत पेश किया जिसमें दूर के परमाणु हथियार परीक्षण ने रेडियोधर्मिता उत्पन्न की थी। इसके बाद मेदवेदेव ने विकिरण के प्रायोगिक निर्वहन के परिस्थिति तक प्रभाव और सोवियत वैज्ञानिक पत्रों का अध्ययन किया। भले ही लेखकों और सेंसर ने कई विवरणों को छुपाया था या उनमें हेराफेरी की थी, मेदवेदेव ऐसे कई मामलों की खोज करने में सक्षम थे जिनमें बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला बहुत अधिक विकिरण था, जिसे जानबूझकर प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए जारी नहीं किया गया था। उनके जासूसी कार्य ने उन्हें यह भी दिखाया कि संदिग्ध प्रयोग यूराल क्षेत्र में हुए थे, और यह संदूषण 1957 या 1958 में हुआ होगा। लगभग उसी समय अमेरिकी उपभोक्ता अधिवक्ता राल्फ नादर द्वारा आयोजित एक परमाणु विरोधी समूह ने बनाया यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निष्कर्षों के लिए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक अनुरोध, जिसके बारे में ज्ञान था कि उसने U-2 जासूसी विमान में यूराल को पार किया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि एजेंसी मेदवेदेव के दावे की पुष्टि करती है, लेकिन कुछ विवरण प्रदान करती है। बाद में यह सुझाव दिया गया कि अमेरिकी सरकार अपने देश के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा के बारे में अमेरिकियों के मन में संदेह के बीज बोने के डर से दुर्घटना के बारे में इतने लंबे समय तक चुप रही, और दूसरों के ध्यान आकर्षित करने के बाद ही चुप रही। आपदा के साक्ष्य के बावजूद सोवियत संघ ने 1999 तक इसकी घटना से इनकार किया, और तब भी अधिकारियों ने क्षति की सीमा को कम करके आंका। किश्ती में आपदा के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करना मुश्किल था, आंशिक रूप से सोवियत गोपनीयता के कारण और आंशिक रूप से क्योंकि चेल्याबिंस्क-40 ने कई वर्षों तक नियमित रूप से खतरनाक मात्रा में रेडियोधर्मी कचरे को पर्यावरण में छोड़ा। क्षेत्र के निवासियों को कैंसर, विकृति और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की दर में वृद्धि का सामना करना पड़ा है।